हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बीएससी थर्ड ईयर की जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने सम्मिश्र फलन के बारे में पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है उसको रिफाइन किया था हमने। उसके बाद में हमने उसकी कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था, डिफरेंशियलिटी के बारे में पढ़ा था कि वह कौन सी कंडीशन में अवकलनीय होता है। और उसके बाद में हमने एक थ्योरम डिस्कस कर रहे थे कि परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सांत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं। तो इसका एक पार्ट हमने कर लिया था। हमने लेके चले थे कि एफ ऑफ जेड प्रांत के किसी बिंदु z बराबर z नोट पर अवकलनीय है, तो हमने बताया था कि उस बिंदु पर वो कंटिन्यूस भी था, सतत भी था। आज हम देखते हैं कि इस प्रमेय का विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। उसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। पहले थ्योरम लिखता हूं मैं कि थ्योरम क्या थी। परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सांत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं। तो हमने इसका एक पार्ट तो कर लिया था। हमने बताया था कि कोई फलन अगर अवकलनीय है तो वह जरूर सतत भी होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई फलन कॉम्प्लेक्स फलन अगर सतत है तो वह अवकलनीय भी हो। इसको हम देखते हैं। इस प्रमेय का विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है। इसे हम एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। ओके, फलन एफ ऑफ जेड बराबर मोड ऑफ जेड स्क्वायर सर्वत्र सतत फलन है, परंतु इसके अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर है। मूल बिंदु पर है। हम देखते हैं ये क्या कह रहा है कि जो फलन है एफ ऑफ जेड बराबर मोड ऑफ जेड स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूस है, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव है वो केवल ओरिजिन पर एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा यह कहीं भी अवकलनीय नहीं है। तो हम देखते हैं, देखो सिंस z बराबर क्या होता है भाई, x प्लस आईटा वाई होता है, और इस z का कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस होता है, मापांक होता है, वो आप लोगों को पता है, पहली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। क्या होगा भाई, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम हमारा फलन देखते हैं। एफ ऑफ जेड बराबर मोड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि वेरिएबल एक्स और वाई में एक पोलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है, जो कि हमेशा क्या होगा, सतत होगा, जो कि
चरों x व y में बहुपदीय फलन है, अतः सर्वत्र सतत है। अब हमें इसका डेरिवेटिव देखना है, एक बार आप इसको नोट करें, उसके आगे देखते हैं। हाँ, अब हम इस फंक्शन के अवकलज के बारे में देखते हैं। तो क्या है हमारा फलन, पहले तो ये लिख लेते हैं वापस से। एफ ऑफ जेड बराबर क्या है, मोड ऑफ जेड स्क्वायर। तो अवकलज के लिए देखो, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो एफ ऑफ जेड बराबर क्या है, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, मोड ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन डेल्टा ऑफ जेड। लिमिट लगानी हम बाद में लगा देंगे इसको कैलकुलेट करके। तो देखो इसको सोल्व करते हैं हम, क्या बनेगा हमारे पास। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के मोड का स्क्वायर क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का मल्टीपल। तो क्या हो जाएगा भाई, ये देखो एक बार, z प्लस डेल्टा जेड, z प्लस डेल्टा जेड का कंजुगेट माइनस जेड जेड बार अपॉन डेल्टा ऑफ जेड। वापस से मैंने पहली क्लास में ये चीज़ भी आपको बताई थी कि z1 प्लस z2 का होल बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। तो यहां से क्या हो जाएगा, z प्लस डेल्टा जेड, z बार प्लस डेल्टा z बार माइनस जेड जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, z मल्टीप्लाई z बार प्लस z डेल्टा z बार, डेल्टा z मल्टीप्लाई z बार प्लस डेल्टा z मल्टीप्लाई डेल्टा z बार और माइनस का z z बार अपॉन डेल्टा ऑफ z। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये टर्म कैंसिल हो गई। डेल्टा जेड से हम डिवाइड करते हैं तो देखो ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, जेड बार यहाँ से आ जाएगा डेल्टा जेड बार प्लस यहाँ से जेड डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। लिमिट लगाते हैं हम दोनों तरफ, लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 एफ ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस का एफ ऑफ z अपॉन डेल्टा z बराबर लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 z बार प्लस डेल्टा z बार प्लस z डेल्टा z बार अपॉन डेल्टा z। अब एक बार इस लिमिट का मीनिंग समझते हैं हम। डेल्टा z को हम क्या लिख सकते हैं भाई, पहले इधर देखेंगे। डेल्टा z को मैं डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y लिखूंगा। और आप सभी जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है मीन्स उसका रियल पार्ट भी 0 है और उसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। मीन्स डेल्टा z टेंस टू 0 का मतलब क्या हो गया भाई, कि इसका रियल पार्ट डेल्टा x टेंस टू 0 एंड डेल्टा y टेंस टू भी 0। क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 z बराबर 0 का मतलब क्या हो जाता है, 0 प्लस आयोटा 0 बराबर z को हम ऐसे लिखेंगे 0 प्लस आयोटा 0, ये मीनिंग हो गया। और अगर डेल्टा x टेंस टू 0 है, डेल्टा y टेंस टू भी 0 है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि डेल्टा x माइनस का आयोटा डेल्टा y ये भी क्या होगा, टेंस टू 0 होगा। क्योंकि 0 माइनस आयोटा 0 भी 0 ही होता है,
और 0 प्लस आयोटा 0 भी 0 ही होता है। और ये क्या हो गया, डेल्टा जेड बार डेल्टा जेड का कंजुगेट। तो डेल्टा जेड टेंस टू 0 है तो डेल्टा जेड बार भी क्या होगा, टेंस टू 0। तो यहाँ पे हम लिमिट लगाते हैं तो ये डेल्टा जेड बार टेंस टू 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये 0/0 फॉर्म आ गई। और यहाँ पर हमारा डेल्टा जेड है नहीं तो ये एज इट इज रहेगा। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बन गया भाई, एफ डैश ऑफ जेड बराबर ये टर्म आ गई जेड बार प्लस ये 0 हो गया और ये आ गया जेड लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 अपन ने डाल दिया था पहले, इक्वेशन 2 डाल देता हूँ, एक बार आप चाहें तो उठार लें। हाँ भाई, अब इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम 2 केसेस लेते हैं, क्योंकि मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था कि डेल्टा जेड टेंस टू 0 अलॉन्ग एनी ऑफ द पाथ, डेल्टा जेड 0 की ओर किसी भी मार्ग से जा सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ 2 स्थितियों पर विचार करते हैं, पहली स्थिति केस 1, माना डेल्टा जेड 0 की ओर और एक्स कह सकते हैं अपन, और इसको क्या कह सकते हैं, वास्तविक एक्स भी कह सकते हैं। वास्तविक एक्स के अनुदिश अग्रसर है, डेल्टा जेड बराबर मैंने क्या लिखा था भाई, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। अब डेल्टा जेड अगर एक्स के अनुदिश 0 की ओर जा रहा है तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा भाई इस केस में 0, क्योंकि एक्स के लिए डेल्टा वाई 0 हो जाएगा, डेल्टा जेड बराबर क्या हो जाएगा ओनली डेल्टा एक्स। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कंजुगेट देखेंगे तो डेल्टा जेड का होल बार बराबर भी क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स, क्योंकि ये रियल नंबर है, ओनली रियल पार्ट है उसका, आयोटा का कोएफिशिएंट 0 है। इस कंडीशन में हम देखते हैं एफ डैश ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से जेड बार प्लस जेड लिमिट डेल्टा जेड की जगह क्या हो गया डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1, ये क्या आ गया आपके पास जेड बार प्लस जेड। इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। केस नंबर 2 लेते हैं हम, केस नंबर 2, माना डेल्टा जेड 0 की ओर वाई एक्सिस कह दो इसको, या फिर काल्पनिक एक्स बोल सकते हैं, काल्पनिक एक्स के अनुदिश अग्रसर है तो डेल्टा जेड 0 की और वाई एक्स के अलोंग आएगा, तो आप जानते हैं वाई एक्स के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा एक्स 0, तो डेल्टा जेड क्या हो जाएगा आयोटा डेल्टा वाई, तो ये वाई एक्सिस पर केवल वाई वेरी करेगा, एक्स 0 हो जाएगा, डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, अतः डेल्टा एक्स बराबर क्या हो गया 0, एम्प्लाइज डेल्टा जेड बराबर हो गया बेटा आयोटा डेल्टा वाई, और इसका कंजुगेट देखोगे आप तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा डेल्टा वाई। तो हम देखते हैं समीकरण 1 जो हमने लिख रखी थी, एफ डैश ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा बेटा जेड बार प्लस जेड लिमिट
डेल्टा वाई टेंस टू 0, डेल्टा जेड का बार अपॉन डेल्टा जेड, तो डेल्टा जेड का बार तो हो गया माइनस का आयोटा डेल्टा वाई अपॉन आयोटा डेल्टा वाई, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया भाई -1, तो क्या आ गया हमारे पास जेड बार माइनस जेड। समीकरण 3 और 4 से हम यहाँ से देख रहे हैं कि z अगर 0 नहीं है तो f डैश ऑफ z के दोनों स्थितियों में मान अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो सीमा है, इसका जो अवकलज है वह अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है। अगर मैं z बराबर 0 लेता हूँ तो z बराबर 0, 0 का कंजुगेट भी क्या हो जाएगा 0, यह 0 + 0 हो गया, यह 0 - 0 हो गया। तो दोनों ही स्थितियों में f डैश ऑफ z का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो वो क्या हो गया अद्वितीय हो गया। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर z नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इस फलन f ऑफ z का जो अवकलज है f डैश ऑफ z वो अद्वितीय नहीं है, इसीलिए z नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए यह फलन अवकलनीय नहीं है, इसका अवकलज केवल z बराबर 0 पर विद्यमान है। जबकि यह फलन z के हर एक मान के लिए ये क्या है सतत भी है। ठीक है, तो इस प्रमेय का जो विलोम जो हम देख रहे थे कि कोई फलन अगर कहीं सतत है तो जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय भी हो, ये हमने इस एग्जाम्पल के द्वारा समझा है। आगे बढ़ते हैं हम इसके, तो देखो भाई, अतः 3 व 4 से स्पष्ट है कि z नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए f डैश ऑफ z अद्वितीय नहीं है, परंतु z बराबर 0 के लिए f डैश ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों स्थितियों में और भी कोई केसेस लेते हैं तो वहाँ भी इसका ये क्या आएगा अद्वितीय आएगा, जो कि अद्वितीय है। अतः f ऑफ z बराबर मोड ऑफ z स्क्वायर केवल z बराबर 0 पर अवकलनीय है, अवकलनीय थे। डिफरेंशियबिलिटी का एक और एग्जांपल लेते हैं हम आगे। एग्जांपल देखते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2017 में आया हुआ है एग्जांपल। फलन f ऑफ z बराबर z बार कहीं भी अवकलनीय नहीं है, सिद्ध कीजिए। प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू z बार इज नोवेयर एनालिटिक। देखते हमें फलन क्या दिया भाई, f ऑफ z इज इक्वल टू z बार। अवकलज ज्ञात करने के लिए वही हमारा कंसेप्ट, f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस का f ऑफ z अपॉन डेल्टा z। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो f ऑफ z बराबर z बार है, तो ये क्या हो जाएगा z प्लस डेल्टा z का कंजुगेट माइनस z बार अपॉन डेल्टा z। जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि z1 प्लस z2 का होल बार बराबर z1 बार प्लस z2 बार। तो z बार प्लस डेल्टा z बार माइनस z बार अपॉन डेल्टा z, ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया हमारे पास
डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड, लिमिट लगाते हैं दोनों तरफ, तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस का एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। इधर क्या आ गया, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। क्या बन गया भाई इधर, एफ डैश ऑफ जेड, और ये बन गया लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 डेल्टा जेड का बार अपॉन डेल्टा जेड। अभी पिछले ही एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था कि अगर डेल्टा जेड टेंस टू 0 है तो डेल्टा जेड बार भी टेंस टू 0, तो ये क्या फॉर्म आ गई 0/0। और इसको भी हमने कैलकुलेट किया था अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, हमने 2 केसेस लिए थे, तो वही केसेस यहाँ लेते हैं। केस फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि डेल्टा जेड 0 की ओर एक्स एक्स के अलोंग जा रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो डेल्टा वाई 0 हो जाएगा। माना डेल्टा जेड टेंस टू 0 अलोंग रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है भाई, रियल एक्सिस के अलोंग जा रहा है, वास्तविक एक्स के अनुदिश जा रहा है। अतः डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, सॉरी डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा 0। उस कंडीशन में डेल्टा जेड बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स, और डेल्टा जेड बार भी क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे डेरिवेटिव को, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स दैट इज 1, तो ये एफ डैश ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा 1। अतः एफ डैश ऑफ जेड बराबर आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स दैट इज आ गया 1। सेकेंड केस की बात करें हम, तो हमने कह दिया कि डेल्टा z टेंस टू 0 अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, काल्पनिक x जिसको हम y एक्सिस बोलते हैं उसके अनुदेश डेल्टा z 0 की अलोंग आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई डेल्टा x 0 और डेल्टा x 0, तो डेल्टा z बराबर क्या आ गया आयोटा डेल्टा y, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा जेड बार माइनस का आयोटा डेल्टा वाई। यहाँ पे हम देखते हैं तो एफ डैश ऑफ जेड क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 डेल्टा जेड क्या है आयोटा डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई टेंस टू 0, ये हो जाएगा भाई माइनस का आयोटा डेल्टा वाई, और ये आयोटा डेल्टा वाई बराबर आ गया -1, कैंसिल हो गया -1 बचा। तो आप देख रहे हैं कि एक केस में तो इसका डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है 1, और एक दूसरे केस में इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है -1, जो कि यूनिक नहीं है। और इसका डेरिवेटिव अगर यूनिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि यह फलन कहीं भी अवकलनीय नहीं है। एक बार उतार लें। अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, जिसको हम नोट करके लिखेंगे। फर्स्ट देखते हैं हम कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में दूरी किस तरह से डिफाइन की जाती है। देखो, मान लेते हैं कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, यह आपका रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, काल्पनिक एक्स, ये वास्तविक एक्स। मान लेते हैं कि 2 पॉइंट है हमारे पास Z1 और Z, इनको मिलाने वाली ये मान लेते हैं लाइन है कि तो इनके बीच में दूरी, ये जो दूरी है AB, इसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप सभी जानते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेन में भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x1 y1, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x2 y2।
तो कार्टेशियन फॉर्म में तो इन दो बिंदुओं के बीच में दूरी क्या होती है भाई, रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये तो हो गई कार्टेशियन फॉर्म। अब कॉम्प्लेक्स में हम इसको किस तरह से डिनोट करेंगे वो देखते हैं। तो माना z1 बराबर y, z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2 दो सम्मिश्र बिंदु है, तो इनके बीच दूरी को मॉड ऑफ z1 माइनस z2 से प्रदर्शित किया जाता है। अतः ए बी बराबर क्या हो गया भाई, मॉड ऑफ z1 माइनस z2। अगर z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स है तो उनके बीच में डिस्टेंस को उनके डिफरेंस के मोड से डिनोट किया जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। इसको सॉल्व करोगे आप तो यही चीज़ आएगी, सॉल्व करके देख लो। सिंस z1 माइनस z2 बराबर क्या हो गया, x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2। तो रियल पार्ट्स को हम एक साथ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, प्लस आयोटा y1 माइनस y2। ये फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जिसका रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, और इसका मोड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस में। और आप देख रहे हो कि ये यही चीज़ आ गई। तो कार्टेशियन फॉर्म में तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स पे लिखेंगे तो हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को इस तरह से नोट करेंगे। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी वृत्त का समीकरण क्या होता है। तो वृत्त के समीकरण में वही बात आ गई कि अगर हम बात करें किसी सर्कल की टू डायमेंशनल प्लेन में, मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट हैं x0, सेंटर के कोऑर्डिनेट है x0 y0। ये कोई जनरल पॉइंट है, इसकी पैरामीटर पे xy, और इसकी रेडियस अगर r है, तो आप कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखते हो, इसका फॉर्मूला सर्कल का x माइनस x0 का स्क्वायर y माइनस y0 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये लिखते हैं भाई, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसको मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट कर सकता हूँ। मैं कह देता हूँ ये z0 है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है टू डायमेंशनल प्लेन में, इसको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर z से डिनोट कर दिया। मीन्स z0 बराबर हो गया x0 प्लस आयोटा y0 और z बराबर हो गया x प्लस आयोटा y। तो हम देखते हैं एक वृत्त जिसका केंद्र z0 बराबर x0 प्लस आयोटा y0 व त्रिज्या r है का समीकरण, कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, मोड ऑफ z माइनस z0 बराबर r। कैसे लिखा अपन ने, इससे भी लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आएगी। अभी मैं सॉल्व करके भी बता दूंगा। सर्कल की परिभाषा क्या होती है भाई, कि टू डायमेंशनल प्लेन में किसी समतल में एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जो इस प्रकार विचरण कर रहा है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा क्या बनी रहे, सदैव स्थिर बनी रहे, उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। यहाँ पे देखो हमने चर बिंदु तो लिया है z, स्थिर बिंदु लिया है z0 और उनके बीच में दूरी हम कह रहे हैं कि हमेशा r है। तो हम क्या कहेंगे
कि ए सी बराबर आर, और अभी मैंने बताया कि आपको कॉम्प्लेक्स में 2 पॉइंट्स है z और z0, तो उनके बीच में दूरी को किससे डिनोट करेंगे, उनके डिफरेंस से, मोड ऑफ z माइनस z0 बराबर आर। ठीक है, और इसको आप सोल्व करो, सोल्व करके देख लो। वही मोड ऑफ x प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट बराबर आर। देखो यहाँ से मोड ऑफ x माइनस एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई माइनस वाई नॉट बराबर आर, और इसका मोड करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट x माइनस का एक्स नॉट का स्क्वायर y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर बराबर आर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, आपके सर्कल की इक्वेशन आ गई। एक बार इसको नोट डाउन करें, देखो आगे सम्मिश्र तल में किसी बिंदु का प्रतिवेश जैसे हम रियल एनालिसिस में पढ़ते थे कि रियल लाइन पे अगर कोई पॉइंट था तो उसका नेबरहुड, तो हम उसके लेफ्ट साइड में थोड़ा सा, राइट साइड में थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके उसका नेबरहुड डिफाइन कर देते थे। जैसे ये बात करें हम, अगर 0 यहाँ पर ए कोई हमारा पॉइंट है, उसका नेबरहुड डिफाइन करने के लिए हम क्या कहते थे कि अगर एप्सिलॉन कोई छोटे से छोटा धनात्मक कोई वास्तविक संख्या है तो उसके लिए ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, थोड़ा राइट साइड में, क्योंकि हम रियल लाइन पे वेरी करेंगे केवल, तो इसका नेबरहुड क्या हो जाएगा, ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, वो वहाँ पर हम इस तरह से डिफाइन कर देते थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारे पास एक लाइन नहीं होकर के पूरा 2 डायमेंशनल प्लेन, तो उस पॉइंट के सराउंडिंग हमें कुछ पार्ट्स, उसके सराउंडिंग जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको कंटेन करने वाला जो एक सर्कल बनाएंगे हम, उसको हम क्या कहेंगे, उस बिंदु का नेबरहुड। तो हम देखते हैं, माना z0 सम्मिश्र तल में कोई बिंदु है, तो z0 को केंद्र मानकर एक छोटे से छोटे धनात्मक वास्तविक संख्या डेल को त्रिज्या लेते हुए z0 का प्रतिवेश निम्न होता है। मोड ऑफ z माइनस z0 लेस देन डेल। जैसे कि बात करें हम यहाँ पे z0 है, तो इस छोटी से छोटी रेडियस लेकर के हमने एक सर्कल बना दिया, मान लेते हैं कि वो रेडियस डेल है, तो उस सर्कल के जो इंटरनल पॉइंट्स को कंटेन करने वाला इसका z0 का क्या हो जाएगा भाई, नेबरहुड हो जाएगा, जिसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे आशा करता हूँ, और इसके आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे विश्लेषिक फलन के बारे में, एनालिटिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, मिलते हैं।